हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इस क्लास में हम एसएससी जो आपका स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब ये क्लास इंपॉर्टेंट किसके लिए है? तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे करा दिए हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करा दिए हैं। वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, 2 क्लासेस में कंप्लीट है वो, 2-3 क्लासेस में। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इन्हीं क्वेश्चंस की, ये सेम पीडीएफ। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं और 2025 में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उन सब के जो जीके जीएस के क्वेश्चन है सारे मैं करा दूंगा आपको विद सॉल्यूशन। ठीक है, 100% एक्यूरेट जो है सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है भाई, जिसकी भी आंसर की आ जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, और आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है भाई, कुछ दिनों से तबीयत बहुत ख़राब चल रही है तो इस वजह से थोड़ी क्लासेस में 1-2 दिन का जो है गैप हुआ है। बाकी क्लासेस हमारी रेगुलर चलेंगी, क्लासेस बंद नहीं होंगी। ठीक है, पीवाईक्यू आपको सारे इसी चैनल पे मिलेंगे जितने भी हैं, और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, यही लोगो बन रहा है। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं, और सारे क्वेश्चन रहेंगे इसमें पॉलिटी के जो भी पूछे गए हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगी क्लासेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट? तो स्टेट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है इनमें से? तो ऑप्शन में दे रखा है बैंकिंग, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन। तो इसका जो आंसर है वो है पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, ये स्टेट सब्जेक्ट है भाई, स्टेट लिस्ट में आता है। जो स्टेट लिस्ट है ये सेकंड लिस्ट है, और लिस्ट के बारे में जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसके बारे में 7th शेड्यूल में दे रखा है। और जो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, इसमें 61 सब्जेक्ट हैं, 61 सब्जेक्ट। पहले इसमें ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, ये सब किस में आते हैं? तो स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं। बैंकिंग और डिफेंस यूनियन लिस्ट में आती है। एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में आती है, और कंकरेंट जो लिस्ट है उसमें कब डाला गया था? तो 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें डाला गया था इसे कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज आर्टिकल 356 इम्पैक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? तो अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को कैसे प्रभावित करता है? तो ये आपके ऑप्शन है, ट्राई करिए, मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाइए जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और पता भी चलेगा आपकी प्रिपरेशन का। बाकी थीमेटिक एरियाज भी आपको पता चल जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है सी, इट अलाउज सेंटर टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आर्टिकल 356 में दे रखा है ये। तो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल है इन द स्टेट व्हेन स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू फंक्शन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, इट गिव्स यूनिटरी टिल्ट टू इंडियन फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म सिस्टम। ठीक है, तो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है स्टेट गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं सरकार की किस शाखा का हिस्सा होते हैं? तो ये होते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों का। ठीक है भाई, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, और लेजिस्लेटिव रोल होता है ये, और नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन एग्जीक्यूटिव हिरारकी, और प्रेसिडेंट के बाद जो एग्जीक्यूटिव हिरारकी है उसमें सेकंड स्थान पर आते हैं प्रेसिडेंट के बाद। ठीक है, तो ये दोनों रोल अदा करते हैं, लेजिस्लेटिव रोल भी और एग्जीक्यूटिव भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 11th शेड्यूल, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। तो 11th शेड्यूल में दे रखी है पंचायत की पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो जो 11th शेड्यूल है 1992 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया था पंचायत पीआरआईज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। 12th शेड्यूल जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ आती हैं इसमें, इसे भी 1992 में 74th जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था म्यूनसिपैलिटीज़ को, और इसमें है 18 सब्जेक्ट। 10th जो शेड्यूल है ये एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, दल बदल कानून, और जो
9वां शेड्यूल है वो लॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू कब ऐड किया गया था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। और इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ग्रांटेड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 extends beyond the scope of its predecessor, the Identification of Prisoners Act 1920। तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन अधिनियम 2022 के अंतर्गत दी गई कौन सी शक्ति 1920 के कैदियों की पहचान अधिनियम से आगे जाती है, तो ये आपको बताना है इसका क्या आंसर है। तो ये है भाई ऑप्शन ए, परमिटिंग कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा। 2022 एक्ट अलाउज कलेक्शन ऑफ iris, retina scan, biological samples, behavioral attributes. 1920 Act was limited to fingerprints, footprints and photographs. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर आर नेशनल इमरजेंसी, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं, तो यह है आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी जो है वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। जो नेशनल इमरजेंसी लगती है वो तीन कंडीशंस पे लगती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन पे। ठीक है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। आर्टिकल 360 तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और आर्टिकल 365 तो ये फेलियर ऑफ स्टेट टू कंप्लाई विद द यूनियन डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो आयोग है भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स। ठीक है भाई। तो स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एनसीएसटी अंडर आर्टिकल 338 ए, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। एनसीडब्ल्यू अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये 1990 एक्ट के अंडर। और नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स 2004 एमएस स्वामीनाथन कमेटी वाज एडवाइजरी बट स्टैट्यूटरी नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉज, तो संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान करती है, तो संविधान की विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो कौन से शेड्यूल में दे रखा है, तो ये है 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। तो 10th शेड्यूल एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। 10th शेड्यूल कब ऐड किया गया था, तो प्रोवाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, स्पीकर चेयरमैन डिसाइड्स अंडर दिस लॉ, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू हो सकता है भाई इसका। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। और 9th शेड्यूल लाज प्रोटेक्टेड जो है, और 11th जो है पंचायत राज से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ensures that entities collecting personal data must obtain explicit consent from individuals, तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 का कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत डाटा संग्रहण करने वाले संगठनों को व्यक्तियों की स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी, तो बताइए इसका आंसर क्या है भाई। द प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ensures that entities collecting personal data must obtain explicit consent from individuals, तो इसका जो आंसर है वो है नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो टीपीडीएस एक्ट 2023 focuses on consent based
data processing, notice and choice. Individuals informed about purpose and given choice to agree or not. Next question है, which of the following was a major effect of the 42nd constitutional amendment? तो 42वें संविधान संशोधन का प्रमुख प्रभाव इनमें से कौन सा था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट इंक्रीज्ड द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसका मेजर इफेक्ट क्या था, तो इंक्रीज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसे। एक्सटेंडेड लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टर्म फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स। बाद में इसे रिस्टोर करके 5 साल ही कर दिया गया 44th अमेंडमेंट में। इंसर्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A इंसर्ट किया गया, पार्ट 4A। स्ट्रेंथन DPSP को स्ट्रेंथन किया गया, कर्टेल्ड पावर ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट ब्रॉट मेजर चेंजेस। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी, सोशलिस्ट सेक्युलर और वर्ड जो है ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी जो वर्ड हैं प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। इंक्रीज लोकसभा टर्म को इंक्रीज किया गया था, कर्टेल्ड जुडिशरी पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द भारतीय न्याय संहिता BNS? भारतीय न्याय संहिता BNS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये स्टेटमेंट दे रखी हैं आपको 3, तो इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली और थर्ड स्टेटमेंट सही है भाई, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द BNS इंट्रोड्यूस्ड कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट फॉर माइनर जो है ऑफेंस। और स्टेटमेंट थर्ड है, द रिफॉर्मेटिव अप्रोच एम्स टू एंश्योर सोसाइटल रीइंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स। तो BNS 2023 इंट्रोड्यूस्ड कम्युनिटी सर्विस फॉर माइनर ऑफेंसेस एंड स्ट्रेस on reformative justice. Summary trials are actually widened, not limited to serious cases. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है, जो है इंडियन फेडरलिज्म का जो है फीचर नहीं है इनमें से? तो ये है ड्यूअल सिटीजनशिप। ठीक है, ऑप्शन सी सही है भाई इसका, क्योंकि नॉट पूछा है। तो इंडिया हैज़ ए सिंगल सिटीजनशिप। 5 से और 11, ड्यूअल सिटीजनशिप इज नॉट परमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट एंट्रीज इज आर करेक्ट? तो संघ सूची प्रविष्टियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं आपको, तो बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं बेस्ड ऑन यूनियन लिस्ट एंट्रीज। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, 3rd एंड 4th सही है भाई। ठीक है, द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर्स टू लेजिस्लेट ऑन लॉटरीज कंडक्टेड बोथ बाई सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज, द करेंसी आर अंडर द यूनियंस लेजिस्लेटिव डोमेन। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन कॉरपोरेशंस हुज एक्टिविटीज आर नॉट लिमिटेड टू वन स्टेट। 1, 3rd और 4th स्टेटमेंट सही है भाई। तो यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स लॉटरीज, RBI, करेंसी, कॉरपोरेशंस ऑपरेटिंग इन मोर देन वन स्टेट, cooperative societies are in the state और concurrent list। जो है 97 जो अमेंडमेंट हुआ था 2011 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था इन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो पहली और सेकंड स्टेटमेंट सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट इनटू यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। दूसरी स्टेटमेंट है, द सब्जेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स वाज ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन लेजिस्लेट ऑन कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लॉ प्रिवेल्स इन कॉन्फ्लिक्ट।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रमोट्स ई फिलिंग एंड वर्चुअल ट्रायल्स। रीजन है द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एम्स टू रिड्यूस केस पेंडेंसी एंड एनहांस जस्टिस एसेसिबिलिटी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, असर्शन और रीजन्स, बट आर एक्सप्लेन्स ए। तो आर ए को एक्सप्लेन भी करता है। बिकॉज लगा के देख लिया करिए भाई बीच में, ठीक है। अगर सही सेंस बन रही है तो वो एक्सप्लेन करेगा, अगर नहीं बन रही है तो फिर वो गलत हो जाएगा। BNS 2023 फोकसेस ऑन डिजिटल जस्टिस डिलीवरी टू रिड्यूस पेंडेंसी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन 1956। तो 1956 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की भूमिका क्या थी। तो ये थी भाई टू ओवरसी एंड फंड फंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है भाई। टू ओवरसी द फंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड ओवरसी एंड फंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। UGC स्टेटूटरी बॉडी है, 1956 जो एक्ट था उसके जो है द्वारा बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था टू कोऑर्डिनेट डिटरमाइन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ पार्लियामेंट जो है पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट्स एट द विलेज लेवल। तो पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर गांव स्तर पर कार्य करता है। तो ये है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो देख लेते हैं, 3 टायर सिस्टम है। 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी रिजॉल्व्स डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों पर निपटारा कौन सा निकाय करता है। तो सुप्रीम कोर्ट करता है भाई, ऑप्शन बी सही है। आर्टिकल 71 disputes in presidential, vice presidential elections are decided by Supreme Court. Next question है what is the role of foreigners tribunal in the NRC process। तो NRC प्रक्रिया में विदेशियों के न्यायाधिकरण की भूमिका क्या है। तो यह है टू वेरीफाई सिटीजनशिप क्लेम्स टू इंडिविजुअल्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम NRC, टू वेरीफाई सिटीजनशिप क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम NRC। Foreigners Tribunal examines appeals of people excluded from NRC, verifying citizenship. Next question है which of the following northeastern state has area governed under the 6th schedule। तो निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर राज्यों में से किसके जो है क्षेत्र का शासन छठी अनुसूची के अंतर्गत होता है। तो ये आपको बताना है 6th शेड्यूल के अंडर कौन कौन से स्टेट आते हैं इसमें से। तो त्रिपुरा आता है भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो 6 शेड्यूल के अंडर जो है आर्टिकल 244 से 275 प्रोवाइड्स दी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट आते हैं, याद रखना है 6 शेड्यूल में, ठीक है। और आर्टिकल से याद रख रहे हैं 244 एंड 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध के उकसावे अबैटमेंट की सजा क्या है। तो ये है भाई सेम पनिशमेंट एज ऑफेंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पॉक्सो एक्ट 2012 एंश्योर्स स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, अबैटर्स गेट द सेम पनिशमेंट एज मेन ऑफेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी हैज़ द पावर टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। तो जो है कौन सा निकाय संघ और जो है राज्यों दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की शक्ति रखता है। तो ये है पार्लियामेंट इफ राज्यसभा पासेज अ रिजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो आर्टिकल 312 पार्लियामेंट कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक IAS, IPS, IFS इफ राज्यसभा अप्रूव्स बाय 2/3 मेजोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद देयर लीडरशिप रोल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है नेता संविधान सभा में अपनी नेतृत्व भूमिका से सही रूप से मेल खाता है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है
ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, चेयरमैन कमेटी ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो डॉक्टर अंबेडकर वॉज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जीवी मावलंकर चेयर्ड कमेटी ऑन फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द quorum रिक्वायर्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए आवश्यक कोरम कितना है। तो ये है भाई 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। ठीक है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। जो है आर्टिकल 100 कोरम इक्वल टू 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। आर्टिकल 100 में दे रखा है कोरम 1/10 ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस, जो कोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेशनल पार्क्स अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है राष्ट्रीय उद्यान की भूमिका क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट। तो नेशनल पार्क्स प्रोटेक्टेड एरिया है, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड एक्सेप्ट फॉर कंजर्वेशन। तो कितने नेशनल पार्क हैं ये भी आपको पता होने चाहिए और स्टेट वाइज भी याद होने चाहिए नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ सोल्जर फायर्स ऑन mob on fires on a mob on order of his superior, has he committed an offense under BNS 2023। यदि कोई सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाता है तो क्या उसने BNS 2023 के तहत अपराध किया है। तो इसका जो आंसर है नो, बिकॉज ही बिलीव्ड इन गुड फेथ ही वॉज बाउंडेड बाय लॉ। BNS 2023 protects acts done in good faith under lawful authority। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेडेड द क्रेडेंशियल्स कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा में क्रेडेंशियल समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये आपको बताना है। तो ये की थी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, प्लेड मेजर रोल इन लीगल मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम शक्ति सदस्य संख्या कितनी है। तो ये है भाई 552। ठीक है, तो आर्टिकल 81 मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है। 530 जो है स्टेट से चुन के आते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 जो है नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस है। नॉमिनेशन अबॉलिस्ड बाय 104th अमेंडमेंट 2019 में जो हुआ था उसमें एंग्लो इंडियंस वाला जो नॉमिनेशन है ये खत्म कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन इंडिया। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये है आर्टिकल 155। ठीक है, तो आर्टिकल 155 गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल एट्रीब्यूट्स विद देयर रिस्पेक्टिव डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो निम्नलिखित संवैधानिक विशेषताओं को उनके लोकतांत्रिक मूल्यों से मिलाइए। तो ये आपको बताना है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो ये आपके ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। फर्स्ट का जो है थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़, रिकॉग्निशन ऑफ सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो है बी का फोर्थ इक्वल वोटिंग राइट्स, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविजन। तो सी का है भाई फर्स्ट ग्रास रूट डेमोक्रेसी और रिलीजियस फ्रीडम एश्योरेंस। तो इसका है सेकंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल कॉन्साइंस। अब आपको देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ एलिमिनेशन का। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कि ये PRIs की बात कर रहा है। तो PRIs ग्रास रूट डेमोक्रेसी है। तो जो है सी का जो है फर्स्ट, अगर आपको पता है सी का फर्स्ट देखे किस किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ही है। तो इसी से ही आपका आंसर आ जाएगा एलिमिनेशन से, अगर आपको एक ही पता है तो इन सभी में से। ठीक है भाई, PRIs तो सबको पता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक तरह से जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी है ये। ठीक है, स्ट्रेंथन करने के लिए जो है PRIs आए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। तो अगर आपको एक ही स्टेटमेंट पता है तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शंस को, ठीक है, सीधा आंसर पे जा सकते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल वोट, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्रास रूट डेमोक्रेसी और रिलीजियस फ्रीडम, इंडिविजुअल कॉन्साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पीकर इन केस ऑफ टाइड वोट इन लोकसभा। तो लोकसभा में मतदान बराबर होने की स्थिति में स्पीकर की भूमिका क्या होती है। तो ये है जो है ऑप्शन बी, वोट्स टू ब्रेक द टाइज। तो स्पीकर एक्सरसाइज कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, आर्टिकल 100 है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स इन इंडिया आर लिंक्ड टू द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में कौन सी संवैधानिक विशेषता ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। तो ये है जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर डेडलॉक रिजोल्यूशन, आर्टिकल 108 borrowed from Australia. Under which ministry does the National Productivity Council operates? तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये करती है भाई ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। एनपीसी एस्टेब्लिश्ड 1958 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी। ठीक है, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 73। ठीक है, तो आर्टिकल 73, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड टू मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत निम्नलिखित में से कौन जो है लागू नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है एफिडेविट्स बिफोर द कोर्ट ऑफिसर। ठीक है, ऑप्शन बी। एफिडेविट्स बिफोर कोर्ट ऑफिसर नॉट इंक्लूडेड, एक्ट अप्लाइज टू क्रिमिनल, सिविल एंड मिलिट्री प्रोसीडिंग्स। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, लैंड एंड एग्रीकल्चर फॉर अंडर जो है फॉल अंडर स्टेट लिस्ट। सेकंड है, मैरिज लॉ एंड अडॉप्शन फॉल अंडर दी कंकरेंट लिस्ट। तो इसका जो आंसर है वो है पहला और दूसरा दोनों सही है भाई। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है इसके। तो लैंड एंड एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं, मैरिज एडॉप्शन सक्सेशन कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड दी एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 एक्सटेंड्स अबॉर्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो भारत में गर्भपात ढांचे को एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 ने कैसे बढ़ाया। तो ये है रेज्ड लिमिट टू 24 वीक्स इन स्पेशल केसेस। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 2021 एक्ट जो है रेज्ड अबॉर्शन लिमिट फ्रॉम 20 to 24 वीक्स फॉर स्पेशल कैटेगरीज, रेप सर्वाइवर, माइनर्स, डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, द न्यू क्रिमिनल लॉ एम टू रिप्लेस ब्रिटिश ईरा लॉज विद फोकस ऑन। तो नए दंड कानून ब्रिटिश कालीन कानूनों को किस पर ध्यान केंद्रित करके बदलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है जस्टिस, डिलीवरी एंड सिटीजन राइट्स। तो बीएनएसएस बीएसए 2023 फोकस इज ऑन स्पीडी जस्टिस, विक्टिम्स राइट्स, टेक्नोलॉजी यूज रिप्लेसिंग आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिफाइज एज प्राइमरी एविडेंस अंडर बीएसए 2023। तो बीएसए 2023 के अंतर्गत कौन प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है अ काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टी। बीएसए 2023 रिटेन्स एविडेंस एक्ट प्रिंसिपल, ओरिजिनल और काउंटर पार्ट एग्जीक्यूटेड बाय पार्टी, प्राइमरी एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ये दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो गवर्नर की बात हो रही है यहाँ पे, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 159 जो है, गवर्नर टेक्स ओथ बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और मोस्ट सीनियर जज के आगे जो है ओथ लेते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 159 के अंडर दे रखा है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है।
तो ये है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4। Judges can be removed only by president on parliament's address by special majority on grounds of proved misbehavior incapacity. Next question है which body is authorized to decide on disqualification of MP on ground of defection. तो सांसदों की दल बदल के आधार पर अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार किस निकाय को है? तो वो है स्पीकर चेयरमैन ऑफ हाउस। तो ये है ऑप्शन डी। तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ है, 1985 में आया था। डिसीजन बाय स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन जो है राज्यसभा के, उनके द्वारा जो है डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो महिला जो है न्यायाधीश कौन थी, ये आपको बताना है। तो ये थी भाई जस्टिस फातिमा बीबी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो अपॉइंटेड इन 1989, शी वाज द फर्स्ट वुमेन्स सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित कर सकते हैं? तो ये है आर्टिकल 360 के अंडर। ठीक है, तो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है 360 में, नेवर डिक्लेयर्ड इन इंडिया टिल नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट लोअर्ड दी वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की? तो ये हुई थी भाई 61st जो है अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें जो है ये कम कर दी गई थी एज 21 से 18। तो 61वां जो अमेंडमेंट हुआ था 89 में हुआ था, वोटिंग एज को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 118 जॉइंट सिटिंग प्रिसाइडेड ओवर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेटर बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 103। तो अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय कौन करता है? तो ये स्पीकर जो है प्रेसिडेंट करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 103। तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं भाई। तो आर्टिकल 103 प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन द एमपीज डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन गिव्स एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 1950 से लेकर 1958 तक कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी हैज़ द पावर टू अमेंड द यूनियन एंड स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के तहत संघ और राज्य की शक्तियों के वितरण में संशोधन करने की शक्ति किस निकाय के पास है? तो ये पार्लियामेंट के पास है भाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पार्लियामेंट कैन अमेंड यूनियन स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें से बताना है कौन सी सही है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू यूनियन एंड स्टेट। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। तो ये काट देंगे ओनली देखते ही। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ही सही है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है आर कॉमन टू यूनियन एंड स्टेट बट कंट्रोल्ड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट, नॉट ओनली स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन करता है? तो यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 141 इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स मेकिंग इट द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकपाल अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2013 के लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम के तहत लोकपाल की वैधानिक जिम्मेदारियां का सही वर्णन करता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, लोकपाल इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड द प्रेसिडेंट विद एन एनुअल रिपोर्ट विच विल बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकपाल स्टेटरी बॉडी है, 2013 में जो लोकपाल एक्ट है उसके अंडर बनी थी ये, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इट सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, जिसे जो है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के आगे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ द्वारा की गई हत्या, मॉब लिंचिंग की सज़ा क्या है? तो ये है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। ठीक है भाई। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के इंट्रोड्यूस्ड स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर मॉब लिंचिंग विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ जो होती है। तो यहाँ पे हमारे 55 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पॉलिटी के वो मैंने करा दिए हैं, जो कि आपके स्टेनो में पूछे गए थे, स्टेनोग्राफर में, एसएससी में। ठीक है, 2025 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, अभी आंसर की आई थी उसकी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को एक दो बार देख लें, 1.5 की स्पीड पे, टाइम कम है तो। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें लिख लें। अगर कोई सजेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप। इसके अलावा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और अपना सपोर्ट दिखाएं। बाकी ये मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। ठीक है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए भाई। तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।